तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस YouTube चैनल में। कुछ सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि सर यूपी बोर्ड क्लास 9th का NCERT में बहुत ही कठिन शब्दावली दी रखी हुई है जो उनके समझ में नहीं आ रही है। तो आज उन्हीं सब्सक्राइबरों के डिमांड पे मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर को हम बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। स्वरूप मतलब होता है किसी चीज़ का रूप, किस चीज़ से बना होता है, कैसा दिखता है। ठीक है, तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है हम जानेंगे। तो पदार्थ जिन से मिलकर तैयार होता है उसे कण कहते हैं, इंग्लिश में पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, ये कण अति सूक्ष्म होते हैं। जिन कणों से मिलकर पदार्थ बनता है ये कण बहुत ही छोटे होते हैं जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। और जान लेते हैं कि पदार्थ क्या चीज होता है, किसे कहते हैं, पदार्थ की परिभाषा क्या होती है। तो जो वस्तु स्थान घेरती है तथा जिस वस्तु में द्रव्यमान होता है उसे ही पदार्थ कहते हैं। देखिए, जो वस्तु स्थान घेरती है तथा जिन वस्तु में द्रव्यमान होता है उसे ही पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब कणों को हम बहुत ही छोटे छोटे भागों में विभाजित कर सकते हैं। जिन कणों से मिलकर पदार्थ बनता है उन कणों को हम और छोटे छोटे भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। जिस कणों से मिलकर पदार्थ बनता है उन कणों के क्या क्या गुण होते हैं तो हम पढ़ते हैं। पहला गुण है हमारा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जब हम चाय या कॉफी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। एक उदाहरण से समझेंगे हम लोग। आप 5-6 नींबू लीजिए पहले और उन नींबू को एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए। अब देखेंगे कि उनके बीच में कुछ जगह छूटा है या नहीं छूटा है। तो हम देखते हैं कि उनके बीच में कुछ ना कुछ जगह छूटा रहता है। तो इसी प्रकार जो कण होते हैं, कणों से जब पदार्थ बनता है कणों से मिलके, तो उन कणों के बीच रिक्त स्थान छूट जाता है जिसे ही पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, इससे हमारा सिद्ध हो जाता है कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा गुण है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। देखिए, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। कणों में गतिज ऊर्जा के कारण ही पदार्थ के कण एक दूसरे पदार्थ के कणों में समावेशित हो जाते हैं। देखिए, मान लेते हैं एक गिलास में पहले पानी लेते हैं। उस पानी में एक बूंद नील जो हम कपड़े में चढ़ाते हैं, नीला नीला होता है जो नील, एक गिलास पानी में एक बूंद नील डालेंगे तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि नील जो है पूरे पानी में फैल जाता है। इससे हमारा सिद्ध हो जाता है कि पदार्थ के कणों में क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा ना होती तो वो नील पूरे पानी में नहीं फैलता। तो कणों में गतिज ऊर्जा के कारण ही पदार्थ के कण एक दूसरे पदार्थ के कणों में समावेशित हो जाते हैं। देखिए, पानी में जब नील डालेंगे तो वो नील जो होगा पानी के कणों के बीच में समावेशित हो जाएगा, मतलब घुल जाएगा। तो एक परिभाषा और निकल के आ रही है यहाँ पर, हमारा पदार्थ के कणों का स्वयं ही दूसरे पदार्थ के कणों से मिलना या घुलना ही विसरण कहलाता है। इसे विसरण कहते हैं। देखिए, हमने एक गिलास पानी में एक बूंद नील डाला तो पानी के कणों के बीच नील के कण हैं जो वो क्या हो गए, घुल गए। तो इसे हम विसरण कहेंगे। ठीक है, और गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। एक उदाहरण और समझ लीजिए। यहाँ पर आप एक गिलास में ठंडा पानी लीजिए और दूसरे गिलास में गर्म पानी लीजिए और दोनों गिलासों में समान मात्रा में चीनी डाल दीजिए और देखिए कि कौन पहले घुलता है। तो हम देखेंगे कि जिस गिलास में गर्म पानी होगा उसमें चीनी जल्दी घुलेगी। इससे क्या हम जानेंगे कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ठीक है, अब हमारा आता है तीसरा गुण, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है जो कणों को एक साथ बांधे रखता है। देखिए,
पदार्थ के जो कण होते हैं छोटे छोटे, उनके बीच में एक बल कार्य करता है, आकर्षण करता है, जो उनको एक दूसरे कण को आकर्षित करके बांधे रखता है। ठीक है, उनको बहुत ही दृढ़ रूप से बांधे रखता है। मान लीजिए कोई ईंट है, ईंट के कण जो हैं एक दूसरे को बहुत तेजी से बांधे हुए हैं, कसे हुए हैं, इसलिए वो बहुत कठोर है। उसको हम उसके कणों को अलग करेंगे तो बहुत ही ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है, और ये जो आकर्षण बल होता है अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। मान लो ईंट में, तो ईंट वाला समझ लेते हैं पहले। ईंट में देखिए, ईंट को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, इससे क्योंकि उसके जो कण हैं एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा आकर्षित रूप से बंधे हुए, बहुत ही तेजी से बंधे हुए पड़े हैं। और दूसरा ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कोई लकड़ी है, लकड़ी को तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाती है, तो इससे उनके कण एक दूसरे को बहुत थोड़ा कम बल से बांधे हुए, तो अलग अलग पदार्थों में अलग अलग आकर्षण बल होता है। ठीक है, आगे समझते हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। हम जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। सभी को पता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, चलिए इसको समझते हैं। पहली अवस्था होती है ठोस अवस्था, जिसे हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। ठोस का एक निश्चित आकार होता है तथा एक निश्चित आयतन भी होता है। ठीक है, ठोस का आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, और संपीड्यता नगण्य होती है। देखिए, संपीड्यता नगण्य होती है। संपीड्यता को इंग्लिश में कंप्रेसर कहते हैं। संपीड्यता को समझिएगा। यहाँ पर किसी भी पदार्थ को जब हम दबाते हैं तो अगर वो दब जाता है तो हम कहते हैं कि ये संपीड्य है, मतलब इसको हम दबा सकते हैं। मान लीजिए एक स्पंज बॉल है, स्पंज बॉल से आप बचपन में बहुत खेले होंगे। स्पंज बॉल को जब हम दबाते हैं तो दब जाता है, और जब छोड़ते हैं तो वो फिर से फूल जाता है, क्योंकि स्पंज के जो कण होते हैं उनके बीच में हवा भरी रहती है। जब हम दबाते हैं तो हवा बाहर निकल जाती है, और छोड़ते हैं तो हवा फिर से भर जाती है। तो जो पदार्थ है उसको दबाते हैं तो संपीड्य होता है, अगर दब जाता है तो संपीड्य होता है, अगर दबाते हैं नहीं दबता तो वो संपीड्य नहीं होता, मतलब उसको दबा नहीं सकते, वो कंप्रेस्ड नहीं होती है। तो ठोसों में जो है संपीड्यता नगण्य होती है। ठीक है, बाह्य बल लगाने पर भी ठोस का आकार नहीं बदलता, ठोस बहुत दृढ़ होते हैं। कोई ठोस वस्तु ले लीजिए, उसको बाहरी बल मतलब हम दबाएंगे, बाहर से बल लगा के दबाएंगे, तब भी वो उसका आकार जो है नहीं बदलेगा, तो इससे ठोस बहुत दृढ़ होते हैं। इसलिए फिर हमारा आता है ठोस से दूसरा आता है द्रव अवस्था। ठोस अवस्था पढ़ लिया, अब आता है दूसरा हमारा द्रव अवस्था। पढ़ेंगे द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। देखिए, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव को हम जिस बर्तन में रख देंगे वो उसी बर्तन का आकार ले लेता है। द्रवों को जिस आकार के बर्तनों में रख दे वह उसी बर्तन का आकार ले लेता है। द्रवों में बहाव होता है। देखिए, अगर किसी भी द्रव को हम ऊंची जगह छोड़ देंगे तो वो नीचे जगह बह जाएगा, नीचे की ओर बह जाएगा। तो द्रवों में बहाव होता है, इनका आकार बदल जाता है, इसलिए दृढ़ नहीं तरल होते हैं। इसलिए तरल होते हैं क्योंकि इनमें बहाव का गुण होता है। ठोस, द्रव तथा गैस द्रवों में घुल जाती है। यहाँ देखिएगा, ठोस, द्रव तथा गैस द्रवों में घुल जाती है, अर्थात विसरित हो जाती है। विसरण हम पीछे पढ़ा आए हैं, विसरण की परिभाषा क्या होती है। देखिए, ठोस, द्रव तथा गैस। मान लीजिए ठोस चीनी है, द्रव नींबू का रस ले लीजिए, और गैस में ले लीजिए कोई भी ऑक्सीजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन ले लीजिए। फिर द्रवों में घुल जाती है अर्थात विसरित हो जाती है। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में घुलना ही क्या कहलाता है, विसरण। तो जब ठोस, द्रव तथा गैस द्रव में घुल जाएंगे तो इसे हम विसरण कहेंगे। ठीक है, तो विसरण से हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है। जलीय जंतु तथा पौधे जल में सांस कैसे लेते हैं। इसको समझिएगा, ये विसरण से संबंधित है कि विसरण क्या चीज होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो विशेषता ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए आवश्यक होती है। आपको पता है कि कोई भी जंतु होता है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालता है, और इसी प्रकार जो पौधे होते हैं, पौधे सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए आवश्यक होती है।
जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन जल में घुलती है मतलब विसरित हो जाती है, जल में ऑक्सीजन विसरित हो जाती है और वही ऑक्सीजन को जो जंतु होते हैं जलीय जंतु वही ऑक्सीजन को सांस लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं तथा जलीय पौधे जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सांस लेते हैं। इस तरह निष्कर्ष निकलता है कि ठोस, द्रव तथा गैस तीनों का विसरण संभव है। देखिए विसरण मतलब घुलना, ठीक है। तो ठोस भी द्रव में घुल जाता है, द्रव भी द्रव में घुल जाता है, नींबू नींबू में घुल जाता है तथा गैस भी द्रव में घुल जाता है। अब हम जानते हैं कि विसरण की दर क्या होती है। विसरण की दर मतलब घुलने का समय, कितनी देर में कोई वस्तु कोई भी पदार्थ किसी पदार्थ में घुल जाता है, ये हम जानेंगे। तो किसी पदार्थ का जल में घुलने की दर या समय को विसरण की दर कहते हैं। अगर कोई पदार्थ है चीनी, एक पदार्थ है चीनी और दूसरा पदार्थ है हमारा पानी जल, तो जब चीनी को हम डालेंगे पानी में तो घुलने लगेगी और घुलने में कितना समय लगता है वही हमारा कहलाता है विसरण की दर। तो देखिए द्रवों की विसरण की दर अधिक होती है किससे, ठोस की विसरण की दर। यदि हम नींबू को पानी में घोलेंगे तो तुरंत घुल जाएगी और चीनी को पानी में घोलेंगे तो देर में घुलेगी। तो द्रवों की विसरण की दर अधिक होती है और ठोसों की विसरण की दर कम होती है, ठीक है। द्रव जल्दी घुल जाते हैं पानी में और ठोस देर में घुलते हैं पानी में, ठीक है। फिर यहाँ द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों के मध्य रिक्त स्थान भी अधिक होता है। देखिए ठोस जो होता है उनके कणों के मध्य कम स्थान खाली छूटा रहता है और जो जल होता है द्रव होता है उनके कणों के मध्य बहुत ज़्यादा खाली स्थान छूटा रहता है जिसे हम रिक्त स्थान कहते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है तीसरा गैसीय अवस्था, ठीक है। तो जानते हैं गैस अवस्था क्या होती है। गैस का आयतन व आकार दोनों निश्चित नहीं होता है। देखिए गैस का आयतन व आकार दोनों निश्चित नहीं होता है। गैसों की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। संपीड्यता, देखिए संपीड्यता को समझेंगे यहाँ पर, जिसे इंग्लिश में कंप्रेशन कहते हैं। संपीड्यता वह गुण होता है जिसे किसी पदार्थ को जब हम दबाते हैं अगर वह दब जाता है तब हम कहेंगे कि उसमें संपीड्यता का गुण है। यदि हम किसी भी पदार्थ को दबाते हैं और वो दबता नहीं है तो हम कहेंगे कि उसमें संपीड्यता का गुण नहीं है। मान लेते हैं कोई एक स्पंज बॉल है, जो आप बचपन में बहुत खेले होंगे स्पंज बॉल से। स्पंज बॉल को जब हम दबाएंगे तब वो दब जाता है और छोड़ते हैं तो फिर से फूल जाता है। इससे हम जानेंगे कि स्पंज बॉल में संपीड्यता का गुण है क्योंकि वो दब जा रहा है। और देखिए संपीड्यता अधिक होने के कारण गैस के अधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में भरा जा सकता है। आपके यहाँ खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस का यूज किया जाता है। एलपीजी गैस जो होती है उसका बहुत सारा आयतन, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको दबा के और सिलेंडर में भर देते हैं। बहुत ज़्यादा दबाते हैं उसको, दबा के इतना छोटा छोटा कर देते हैं कि वो सिलेंडर में बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाती है और उससे हम खाना बनाते हैं तो हमारा 1-2 महीना हमारा चल जाता है वो सिलेंडर, ठीक है। तो संपीड्यता के गुण के कारण ही हम गैस को दबा सकते हैं। गैस में संपीड्यता का गुण होता है और उसको हम एक सिलेंडर में भर देते हैं। बहुत ज़्यादा आयतन को हम एक छोटे आयतन में समेट के भर देते हैं। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। गैस में जो कण होते हैं, गैस के कण जो होते हैं वो इधर उधर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, मतलब इधर से उधर जाते रहते हैं और क्या होते हैं, बहुत तीव्र गति से जाते हैं। आइए हम यहाँ जानेंगे एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम हिंदी में कहेंगे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी इसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी का यूज हम आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में करते हैं और एलपीजी का यूज घरों में खाना पकाने के लिए किया जाता है। एक परिभाषा हमारी आती है, बहुत महत्वपूर्ण है, दबाव या दाब, इंग्लिश में प्रेशर किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा हम जानेंगे। गैस के कण अनियमित रूप से गति करते हैं एवं जिस बर्तन में होते हैं उसकी दीवार से टकराते हैं। देखिए अगर किसी गैस को हम एक सिलेंडर में भर देंगे तो वो जो होता है गैस अनियमित रूप से इधर से उधर गति करते हैं और गैस के जो कण होते हैं वो उस सिलेंडर की दीवार से टकराएंगे और उसमें एक दबाव उत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो हम जानेंगे कि प्रेशर की परिभाषा क्या होती है। गैस कणों द्वारा बर्तन की दीवार पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल की दाब या
प्रेशर कहते हैं। ठीक है, गैस कणों द्वारा बर्तन की दीवार पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल को दाब, दबाव या प्रेशर कहते हैं। इसका फार्मूला होता है P बराबर F/A, यूनिट होगी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इससे हमारा प्रेशर का यूनिट बनेगा हमारा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।